अभी तक मुझे लगता था कि खेती में किसी गुरु की ज़रूरत नहीं होती है और न किसी गुरु मंत्र की। लेकिन आज मुझे पहली बार यहाँ पर मैं आपको एक साथ स्मार्ट खेती में गुरु भी और शिष्य भी दोनों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि खेती में गुरु की भी ज़रूरत होती है और गुरु मंत्र की भी। मेरे साथ में सुभाष पालेकर, पद्मश्री सुभाष पालेकर हैं। सुभाष पालेकर कृषि वो उनका मॉडल है और जिसे देश भर में बकौल पालेकर करीब 70 से 80 लाख किसान जो हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। शिष्य के साथ रूप में हमारे साथ में संजीव निसुरखा हैं। 3 एकड़ के छोटे किसान हैं और ऊंची उड़ान है। कोशिश है कुछ नया करने की, हर दिन हर पल कुछ अलग सोचने की, ताकि खेती की तासीर और तस्वीर में कुछ बदलाव आ सके। सबसे पहले तो संजीव जी बात आपसे शुरू करता हूँ जी। और बात इतनी सी कि जो सुभाष पालेकर ने जो गुरु मंत्र दिया, वो गुरु मंत्र क्या था, क्या है और उसको ज़मीन पर किस तरह से उतारा जाता है, आपने उतारा है और क्या उसके परिणाम आए हैं? जब मैंने गुरुजी का, पालेकर जी का शिविर किया तो शिविर के बाद में मुझे एक ट्रैक मिला और ट्रैक मिला उसने मेरी दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। और मैं सूक्ष्म में यही कहूँगा, मैंने जो जो गुरुजी बताते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, जो भी पूरा पैकेज है, अच्छादन है और आपके वापसा है, बेड पद्धति है, सह फसली पद्धति है, वो उन सारी चीज़ों को मैंने मतलब अपने खेत में इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद में गुरुजी एक चीज़ और बताते हैं कि मतलब खेत से पेट तक मतलब अपने फार्म से ही जाना चाहिए। तो वो सारा मैंने अपने खेत की उत्पादन जो भी होता है उसको प्रसंस्करण यानी प्रोसेस करने का पूरा यूनिट, जैसे गन्ने का गुड़ बनाने का, हल्दी का पाउडर बनाने का, सहजन का पाउडर बनाने का और हल्दी पाउडर, उसकी चिप्स, केला चिप्स बनाने का, वो सारा छोटी छोटी मशीनों से, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं, मैं छोटा किसान तो बड़े पैसे मेरे पास नहीं थे, उन छोटी चीज़ों को लेकर के मैंने सारा काम शुरू किया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर सुभाष पालेकर कृषि किसान करता है तो उसकी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली हैं। चूँकि मुझे पता है कि संजीव जी ने छोटी छोटी मशीनें, छोटे छोटे यंत्र संयंत्र से चीज़ों को प्रोसेस करके अपनी जो उन्होंने कहा कि दशा और दिशा को बदलने की कोशिश की है और उसका परिणाम भी है कि आसपास के जो किसान हैं वो किसान भी उनके साथ जुड़कर इस सारी दिशा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपसे एक बार और समझना ज़रूरी है। वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, उसका सही अगर अमल कर रहे तो हमारे किसान कर रहे हैं, जैसे संजीव जी हैं। आत्मनिर्भर भारत माने आत्मनिर्भर शहर नहीं, आत्मनिर्भर भारत माने 6.5 लाख गांव आत्मनिर्भर है। और 6.5 लाख गांव आत्मनिर्भर तब हो गए जब उन गाँव की कृषि आत्मनिर्भर होगी। और जब कृषि आत्मनिर्भर होगी इसका मतलब है किसान आत्मनिर्भर होना चाहिए, तब कृषि आत्मनिर्भर होगी। इसका अर्थ है कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो पहले कृषकों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से मानसून में और कुल मिलाकर पर्यावरणीय व्यवस्था में और पेड़ पौधों के, हमारे फसलों के कुल मिलाकर प्रकृति में जो घातक बदलाव आ रहे हैं, उस घातक बदलाव से कृषि संकट में आ गई है। तो यहाँ क्या होता है, एक पर्यावरण बदल जाता है सुभाष पालेकर कृषि में। यहाँ आप रासायनिक खाद नहीं डालते और आप दवाओं का छिड़काव नहीं करते। इस वजह से जितने भी पशु पक्षी के प्रकार है या विविधता है, जीव जंतु की विविधता है, पंछियों की विविधता है, उनको सभी खाने को यहाँ मिल जाता है। तो वो यहाँ आते हैं। ये तो जल मुक्त है ना, तो उनको कोई तकलीफ नहीं है। इस पॉइंट पर आप खड़े हैं पर्टिकुलर, इस पॉइंट पर सुभाष पालेकर कृषि जो यहाँ पर संजीव जी ने जो की है उसका कोई इम्पैक्ट आप यहाँ बता मैं सकेंगे? देख रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ये आप देखिए, ये हल्दी है, वही एक ही वैरायटी है। हाँ। हल्दी में यहाँ अरहर लगाई है, तुअर लगाई है, बिल्कुल, है ना। ये खुले प्रकाश में है, खुले आकाश में है। और यही हल्दी यहाँ है, वहाँ तक वो पेड़ के छाया में है, पेड़ के छाया में। अब वही हल्दी यहाँ है, वहाँ तुअर नहीं है, अरहर नहीं है, उस कतार में अरहर नहीं है, केवल हल्दी है अकेली। अब क्या होता है, हल्दी के पत्ते
प्रकाश संश्लेषक नहीं होते, फोटोसिंथेटिक नहीं होते, प्रकाश संवेदनशील होते हैं। इसका अर्थ है हल्दी के पत्तों को छाया चाहिए, धूप नहीं चाहिए। अबे धूप में पत्ते, आप पत्तों का आकार देखिए, अरे छाया में देखिए 3 गुना आकार है। क्योंकि ये जो हल्दी के पत्तों को सबसे बढ़िया उत्पादन देने के लिए 3700 से लेकर 5000 फुट कैंडल सूरज की रोशनी की प्रखरता चाहिए। 3700 to 5000 फुट कैंडल इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट चाहिए, तब कई पत्तों को अपनी वृद्धि बहुत बढ़िया करते हैं। छाया में वो मिलती है, लेकिन खड़ी धूप में अभी सितंबर में, अगस्त में आखिर में आपको मालूम होगा कि 7000 फुट कैंडल है, जितनी चाहिए उसकी दुगुना इंटेंसिटी है। तो पत्ते पूरी ताकत से खाद्य निर्मित नहीं करते, इसलिए उनकी वृद्धि कम है, इनकी वृद्धि ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा खाद्य निर्मित कर रहा है। यानी कोई भी हल्दी अदरक है, इनको छाया चाहिए, कड़ी धूप नहीं चाहिए, उसमें छाया में रखना है। छाया में बहुत बड़ी उत्पादन देता है। और अगर कोई दाल का पौधा भी साथ में है तो वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी दाल का पौधा है तो इसमें और भी होना चाहिए, इसमें गेंदा भी लगाना चाहिए था। गेंदा यानी मेरीगोल्ड, और बढ़िया आपको मालूम पड़ता। यहाँ पर आपने किस तरह से इस मॉडलिंग को यहाँ पर किया है, वो एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं इस जहाँ खड़ा हूँ, आप और हम खड़े हैं, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये पहली बात तो लगभग 2 साल से ये पूरा खेत हमने खाली नहीं किया है। अच्छा, मतलब पूरा खेत प्लेन करके नहीं जुताई करा है। पिछले वर्ष जब हमने इसमें गन्ना लगाया था तो उससे पहले हमने मूंग और सावा, वायनाड मिलेट जिसे हम बोलते हैं, झंगोरा जिसे बोलते हैं, वो लगाया था। 2023 1 अक्टूबर को हमने इसमें गन्ने की रोपाई की। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो 4 जोड़े हैं, यानी 2-2 लाइन के 4 जोड़े हैं, और 4 ही वैरायटी हमने अलग अलग लगाई हैं। यानी एक बीज की हमने 2 लाइनें एक ही साथ लगाई हैं, यानी एक जोड़े में अलग एक वैरायटी का बीज लगाया है। एक बीज इसमें वो लगाया है हमने, और मैं चाहूँगा कि आप इस लाइन को जरूर खास करके दिखाएं। ये जो इधर वाली आपके पीठ की तरफ लाइन है, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वैरायटी वो है जो, इसका नाम तो था पंजाब 88 के नाम से ये बहुत फेमस थी। और ये वैरायटी गन्ना विभाग ने जब भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लॉन्च की थी तो अर्ली वैरायटी में की थी, यानी इसमें रिकवरी अच्छी थी। लेकिन इसमें मेरे जो देखने में आया, इसमें कीड़े, बीमारी, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। और मैं इसे पिछले 8 साल से इसे अपने खेत में भी करता हूँ। इसमें गुड़ भी बहुत अच्छा बनता है। मैं गुड़ का भी बताता हूँ, 1 कुंटल गन्ने में इसमें गुड़ लगभग 11 से 12 किलो मैंने बनाया है। तो ऐसा इसका रिजल्ट है। रंग रूप इसका, एक आंख में कल्ले आप देख सकते हैं। हम गन्ने को ऐसे नहीं एक सिंगल आंख बोते हैं जो गुरुजी की पद्धति है, और पानी भी हम नहीं लगाते, बीच में हल्दी को पानी देते हैं। तो इसमें देखने में अलग अलग वैरायटी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग परिणाम है। सबसे जो इस खेत में अब तक जो प्लॉट में अच्छी सुपर मेरी नज़र में जो चल रही है वो ये 88 ही वैरायटी है, जिसको शुगर मिलों ने रिजेक्ट कर दिया है। इसमें कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड हमने 12 साल से ज़्यादा हमें हो चुका है अपने खेत में लगाने का या खरीदने की तो बात दूर, हाथ नहीं लगाया, कभी विचार नहीं आया इन चीज़ों पे हमारा। और अगर मेरा छोटा बेटा आज गुरुजी से बात कर रहा था, वो बोला मैंने गुरुजी देखा ही नहीं है कभी, जब आँख खोली है तो मैंने देखा नहीं कि मतलब हम खेत में केमिकल की फार्मिंग करते हैं। तो तब से हम इसको बिना केमिकल के साथ कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि ये बिना केमिकल के ऐसी वैरायटियों को गन्ना विभाग को स्पेशली प्रमोट करना चाहिए, जिससे शुगर मिल पे जाके और उससे अच्छी चीनी बने, जो लोग भी निरोग हों। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनको शुगर मिल ने या गन्ना विभाग ने इसलिए आउट ऑफ कोर्स कर दिया क्योंकि उनमें अब कीड़ा आने लगा था। लेकिन सुभाष पालेकर कृषि में जो कीड़े की समस्या है ये भी आसानी से और लगातार कंट्रोल की जा सकती है, की जा रही है। गन्ना वास्तव में फोटोसिंथेटिक है, यानी प्रकाश संश्लेषक है। कितनी भी कड़ी धूप हो, 12,000 फुट कैंडल इंटेंसिटी होती है मई महीने की, तब भी वो भरता है। इसका मतलब उसको कड़ी धूप चाहिए। नंबर 1, ये पारिवारिक है। पारिवारिक, हमने एक आँख का अगर आपका कांडा लगा दिया तो 48 गन्ने का एक परिवार बनता है एक ही आँख में से। तो ये विशेषता है इस विधि में। नंबर 3, जो गन्ने का परिवार है, आप 3 दुआला लेते हैं और तियाला लेते हैं। यहाँ तियाला बहुत कम लेते हैं गन्ने का, दुआला लेते हैं। मेरी सुभाष पालेकर कृषि में एक बार गन्ना लगाया, आपको गन्ना लगाना की आवश्यकता ही नहीं है। उसका दुआला, तियाला, पंचाला सब चलता रहता है।
लगातार 20 साल तक चलेगा? 20 साल तक चलेगा। मेरे पीछे आप देखेंगे एक मुझे लगता है शायद 8 फीट का 8 फीट का ये अंतर है, और ये 8 फीट रास्ता 8 फीट ऐसे ही छोड़ दिया गया है। फिर गन्ना है, 2 रो हैं, उसके बाद फिर 8 फीट छोड़ा गया है। और इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि कहीं उत्पादन जो है उस पर आपका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, कुछ असर पड़ा है? नहीं, उत्पादन पे अगर हम पूरी अपने खेत की एक प्लॉट की एक बैलेंस शीट देखते हैं तो हम खाली गन्ने के किसान से कई गुना ऊपर जाते हैं। अभी मैं कैलकुलेशन में बताना चाहूँगा जो पिछली साल का है। अगर मैं 1 बीघे का कैलकुलेशन अपने यहाँ बताऊँ, 1 बीघे का मतलब 6 बीघे का 1 एकड़ अपने ज़िले में यहाँ है लोकल में, आप समझते हैं। तो 1 एकड़ 1 बीघे का मैं बताऊँ तो मेरा गन्ने के गुड़ से गन्ने को गुड़ बनाया मैंने, और सुभाष पालेकर कृषि का गन्ना तैयार किया जिसमें कोई मेरा खर्चा नहीं हुआ खास, बहुत न्यूनतम खर्चे में हुआ, और वो 1 बीघे में 62,000 रुपये की बैलेंस शीट आई 1 बीघे से। इसमें हमने जो औसतन निकाला है आधा एकड़ प्लॉट से, हमने इसमें गन्ने ये जो 2 लाइन हमने लगाई हैं, आधा एकड़ में लगभग औसत 15 कुंटल कच्चे हल्दी हमने निकाली है। तो 15 कुंटल हल्दी का मतलब है 1 कुंटल कच्ची हल्दी में 20 किलो पाउडर निकलता है। और अगर 3 की बात करें तो 15 कुंटल में 3 कुंटल हमारा पाउडर हुआ। और मैंने आपको दिखाऊंगा, अभी मैं इमाम दस्ते से कुटाई करते हैं, और मैंने गुरुजी को बताया 500 रुपये किलो हमारी घर से बिकती है, निसुर खास से बिकती है, हम कहीं दिल्ली नहीं जाते। तो अगर इसकी अभी जो आपने कैलकुलेशन पूछी थी मैं वहाँ पूरा करता हूँ, यानी 3 कुंटल का अगर 500 रुपये से यानी 50,000 रुपया कुंटल हमारा पाउडर बिका, और आधा एकड़ में 3 कुंटल पाउडर हुआ। तो 1.5 लाख का तो हमारा पाउडर हुआ। बाकी इसमें जो बैंगन, मिर्च, हड़र, बाकी अन्य जो फसल लगाते हैं उनसे हम समझते हैं कि गन्ना और हल्दी में लगाने का हमारा फाइनल करने तक का खर्चा निकल आया, और गन्ना और हल्दी हमारा बिल्कुल शेष सुरक्षित। खेतों में कुल साइकिल जो आपका साल भर का है, कितनी फसलें आप उगाते हैं, उनको प्रोसेस कर लेते हैं? अभी तक मेरे पास रिटर्न में भी है, मैं अपने मोबाइल में निकाल के आपको पढ़ के भी बता सकता हूँ। ये आपने बहुत अच्छा सवाल मैंने पूछा है। मैं टोटल 1 वर्ष में अपने खाद्य जंगल जो लगाया हो उसको सब लगा के अनाज, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, फल, ये सब मिलाकर के 85 प्रकार की चीजें मैं 1 साल में अपने 3 एकड़ खेत के अंदर लेता हूँ। क्या बात है, मतलब आप समझ सकते हैं, मात्र 3 एकड़ खेत और 85 फसलें, साल भर में 85 फसलों का चक्र। आप यहाँ पर गन्ना देख रहे हैं तो इसे आप देखें, उत्पादन जो है उसमें कहीं किसी तरह की कोई कमी तो नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं कमी आती है, क्योंकि आप रासायनिक कृषि में जो गन्ना लिया जाता है और वहाँ केवल 5 से 7 गन्ने आपको एक परिवार में मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे 25 के ऊपर गन्ने हैं। महाराष्ट्र में 48 गन्ने हमने दिखाए हैं। तो ये एक और दिलचस्प बात है कि आपको गन्ने को एक साथ काटने की ज़रूरत नहीं है। जो लगे आपको कि पक गए हैं उनको पहले निकाल लीजिए, और वो कहते हैं कि इस पर्टिकुलर वैरायटी में आप 12 महीने तक गन्ना ले सकते हैं। तो ये एक तीसरा पॉइंट था। एक चौथा और पॉइंट हम दिखाएंगे। मैं बताता हूँ जी राजवीर जी, ये देखिए, यहाँ फोकस करिए, आइए इधर गुरुजी, इधर ज़्यादा ये इधर देखिए, देखिए यहाँ आच्छादन है, मल्चिंग है ना नीचे, वहाँ मल्चिंग में घास नहीं है ना, ये खुला है, यह घास है। बिल्कुल। इसका कारण है कि ये जो है इसके नीचे से खरपतवार है, उनके अंकुरों को सूरज की रोशनी चाहिए, बिल्कुल, नहीं तो बढ़ते नहीं, तो उनको रोशनी नहीं मिलती तो अंकुर अपने आप मर जाते हैं। ये मेरी दूसरी साल की रैटून है, पेड़ी है जी। और आप उधर देखेंगे मेरे बाएं उल्टे हाथ की तरफ जी, ये तीसरी साल की पेड़ी है। तीसरी साल की, जबकि हमारे यहाँ तीसरी साल तो कोई पहुँचता नहीं, पहली साल में भी ख़त्म कर देते हैं, दूसरी साल में तो सभी ख़त्म कर देते हैं। तो एक तो ये खास बात है। दूसरी बात ये है कि ये भी 8 फीट का पट्टा है। इसके बीच में हमने, गुरुजी ने एक निर्देश दिया था हमें कुछ दिन पहले कि एक बाजरा आता है देसी, जो खाने में बहुत अच्छा होता है और उसे खाना ही चाहिए। उसकी बाल पे कांटा होता है जो प्रकृति के द्वारा अपने आप में उसका दाना सुरक्षित रहता है। यानी जब चिड़िया उसमें दाना हटाती है, गुरुजी ने बताया दाना खाती है तो वो कांटा उसके गले में चुभ जाता है, यानी वो प्राकृतिक तरीके से ही उस कांटे के कारण उसका दाना सुरक्षित बच जाता है। तो फिलहाल हमने ये पूरी 2 लाइनें 8 फीट के पट्टे में लगाई हैं, और जिसमें मैं देखता हूँ कि 8 फीट के पट्टे में गन्ने का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं मान रही हैं। और इसके बाजरे के ठीक नीचे बेड पर ही इसकी बगल में हमने लोबिया भी लगाया है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, और नाली में पानी देते हैं। और पानी जैसे हम गुरुजी बताते हैं मात्र 90% पानी हम बचाते हैं।
यानी 10% पानी ही खेत में हम लगाते हैं, जिसके कारण मैंने आपको दिखाया भी था हमारे ट्यूबवेल का जो मोटर पंप है वो मात्र 8 फीट ऊपर रखा है, जमीन से 8 फीट नीचे रखा है, और बाकी हमारे दाएं बाएं जो ट्यूबवेल हैं 3 उनका मोटर पंप 20 फीट नीचे रखा है। और ये मैं तो यही कहूँगा कि सुभाष पालेकर कृषि का ये इससे बड़ा चमत्कार शायद कुछ हो नहीं सकता। ना इस कतार में पानी देना है ना उस कतार में पानी देना है, सिर्फ बीच की कतार में पानी देना है। ये शुरू में देना है, हाँ। जब गन्ना लगाया हर नाली में पानी देना है। जब उसकी जड़ें विकसित हो जाएंगी उसके बाद नहीं देना है। नहीं देना है, 6 महीने के बाद पानी देना बंद करना है। 4 में से केवल एक ही नाली में पानी देना है। 75% बचत हुई पानी। और आच्छादन देते हैं ना तो उससे 15% और बचत होती है कि हवा से पानी खींचता है आच्छादन, जड़ों को उपलब्ध करता है। 1 किलो ह्यूमस लगभग 6 लीटर पानी हवा से खींचता है। धान भी कम पानी में हो सकता है। बिल्कुल, धान हमारी बोई, आप महाराष्ट्र में आइए, बीज बोए का धान है, रुपए का धान पड़ोस में है, आपको मालूम पड़ेगा बीज बोए का धान सबसे बढ़िया है। मतलब समझ ये है कि आप गन्ना बोएं या धान बोएं, आप अपने पानी की बचत कर सकते हैं। आपको समझना इतना है कि बीज को कब बोना है, बीज को कहाँ बोना है और कब उसको पानी देना, कितनी दूरी से उसको पानी देना है कि वो खींच लेगा। उन्होंने तो ये भी बताया कि उसके पत्ते जहाँ तक फैले हैं वहाँ तक उसकी जड़ें गई हुई हैं, बस वहाँ तक पानी, थोड़ा पानी इधर जाएगा, थोड़ा वो जड़ें इधर आएंगी और पानी अपने आप गन्ने में भी चला जाएगा, उधर भी गन्ने में चला जाएगा, ये जो बीच में बाजरा है इसमें भी चला जाएगा। तो इसलिए ये पानी की जो पूरी समस्या है, पूरी समस्या का एक बड़ा समाधान ये प्राकृतिक कृषि में जो सुभाष पालेकर कृषि है इसमें ये निकल करके आ जाता है। तो आप संसद टीवी के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आपने संजीव की प्राकृतिक खेती को देखा। ये उनका घर है, उनकी वर्कशॉप है। यहाँ पर वो अपने दिमाग से अपनी ज़रूरतों को समझते हैं और उसके लिए जो उपयोगी संयंत्र हैं, यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उन्हें बनाते हैं। ये यहाँ पर 4 तरह के इंस्ट्रूमेंट मैं देख रहा हूँ। संजीव हमें बताएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमने बनाया है, जो हमें गन्ने के बीच में हल्दी लगाई हुई है, या गन्ने को जब बारिश हो रही है, ज़मीन में पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो हमें ज़मीन को जीवामृत देना है, क्योंकि हमारी धरती माँ भूखी पड़ी है, सूक्ष्म जीवाणु उसमें नहीं है। पानी मिल रहा है, भोजन नहीं। पानी मिल रहा है लेकिन भोजन नहीं। तो उस स्थिति में हम 50 लीटर इस ड्रम में जीवामृत भरते हैं और रस्सी से इसको बांध देते हैं जिससे गिरे ना। और इस वाले वाल को हम खोल देते हैं और इसको पकड़ के इस तरीके से हम पूरे खेत में तेजी से, मतलब आराम से निकल जाते हैं। इसको हम पूरे खेत में हर 15वें दिन, जैसे बरसात हो रही है तो बरसात में पानी नहीं लगता, तो हम हर 15 दिन इसको जीवामृत को उपयोग जरूर करते हैं। दूसरा ये है हमारी बुआई की समस्या। जब हम सुभाष पालेकर कृषि की बात आती है तो लाइन में बुआई होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लेबर भी कम लगनी चाहिए खेती में। तो हमने ये मशीन मंगाई। ये वाली जो बास्केट है ये हमें राजकोट से मंगानी होती है, बाकी इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, क्योंकि हम पहले फैब्रिकेटर थे। तो हमने ये खुद तैयार की है। इसकी रूटरी बदल जाती है, इसमें बारीक बीज से लेकर के मोटा बीज, कोई भी चना, हड़ा, गेहूं, मक्का, मूंग, उड़द, जो भी चाहे आप वो बो सकते हैं, बाजरा भी, रागी, कंगनी, सब। आपने कुछ हल जैसा भी बना दिया है। बुआई के बाद लाइन में बुआई कर दी तो उसके लिए ये निराई का है। इसमें निराई का हमने 1 फाली का ये बनाया है और इसको आसानी से बिल्कुल कम दबाव में आप आगे पीछे इस तरीके से करते जाएंगे तो न थकान होगी। यानी अगर बात करें तो 1 घंटे में 1 बीघा मैं अकेला इससे नला देता हूँ। क्या बात, ये अब कुछ बदल गया। ये अब कुछ बदल गया है। हमारा अब यहाँ से प्रोसेस यूनिट ये अभी हमने जल्दी में मंगाई है। इसे कच्ची घानी बोलते हैं, तेल निकालने का, जैसे तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है या सरसों का तेल है। तो ये अंदर लकड़ी का लगा हुआ है, बिल्कुल स्लो आरपीएम पे कच्ची घानी का तेल, जैसे हम कोलू का, बैल का कोलू दो। तो अभी ये चालू नहीं है, चालू करेंगे, आगे हम आपको चलता दिखा सकेंगे। बरसात के बाद कच्ची घानी का तेल जो है वो भी शुरू हो जाएगा। ये 4 अटैचमेंट आपने यहाँ देखे। यहाँ पर जैसा उन्होंने खुद कहा कि वो ट्रेडिशनली वो फैब्रिकेटर रहे हैं और उसने अपना सारा का सारा दिमाग लगाया है। और हम देखेंगे कुछ और अटैचमेंट और कुछ चीज़ें यहाँ पर और हैं। संजीव जो 3 एकड़ के किसान हैं, उनकी उड़ान का सबसे बड़ा आधार उनकी ये जो छोटी छोटी मशीनें हैं यही हैं। यहाँ पर हल्दी की कैसे कटाई होती है, कैसे पिसाई होनी है, बाकी चीज़ों की कैसे होनी है, ये कुछ और अटैचमेंट में देख रहा हूँ, इनको भी आप बताएं। ये हमारी ना हल्दी कटिंग करने की मशीन है। हल्दी हम करते हैं तो उसको पानी में धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद उसमें हम इस मशीन के द्वारा इसमें डालते रहते हैं और बहुत बारीक बारीक चिप्स इसकी काट देते हैं।
मैं आपको चिप्स भी इसकी कटी हुई ये दिखाना चाहूँगा। ये बहुत बारीक इसकी कागज की तरह की चिप्स हैं जो 2 दिन में सूख जाती हैं। सूखने के बाद हम इसका छिलका छाछ के माध्यम से साफ कर देते हैं और इस मशीन में फिर डाल करके इसकी कुटाई कर देते हैं। कुटाई करके बारीक चलनी है हमारे पास, उसमें छान के पाउडर बना के और पैक कर देते हैं। कितने रुपए किलो बेचते हैं? ये हम हल्दी को, इसकी कुटी हुई हल्दी को हम 500 रुपये किलो हम सेल करते हैं और हम पे पूर्ति नहीं होती। सही बात ये है, क्या बात? तो मतलब ऑर्डर पे ही हम मतलब दे पाते हैं। एक अटैचमेंट और छोटी सी मशीन ये है जिसमें हम इस इमाम दस्ते से पहले हमने इसमें हल्दी भी पीसी है, लेकिन इसकी हल्दी पीसी हुई हीट होती है, गर्म होती है, क्योंकि हल्दी मसाला है। तो मसाले को कोई भी परंपरा आयुर्वेद में कूटने की रही है, पीसने की रही नहीं है, तो इसलिए हमने वो मंगाया। अब इससे हम एक तो अभी घर का आटा बनाते हैं, दलिया बना लेते हैं, इससे हम सहजन के पाउडर, पत्तों का पाउडर तैयार करते हैं, अंबाड़ी के पाउडर इसका तैयार करते हैं, आपका करी पत्ता है उसका तैयार करते हैं। अभी ये सब कुछ मतलब हम अपने घर का काम जितना भी होता है वो सारा कुछ इससे, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से हम कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसान जो है इसी से आत्मनिर्भर भी बन सकता है। और आत्मनिर्भर बनने का जो ये सफ़र है यहीं पर ये समाप्त नहीं होता है, कुछ और अटैचमेंट है, कुछ और चीज़ें हैं। वो अपने 2 एकड़ गन्ने का गुड़ भी अपने घर में ही बना लेते हैं। वो गन्ना नहीं बेचते हैं, वो गुड़ बेचते हैं। गन्ना और गुड़ बेचने से जो उसकी अर्थव्यवस्था है, दोनों में कितना फ्लक्चुएशन होता है, कितनी वो बढ़ जाती है, ये भी वो हमें बताएंगे। आत्मनिर्भरता के मायने ये हैं कि यहाँ पर संजीव अपने बेटे के साथ में यहाँ मिलकर के, उनका छोटा सा इंजन है, होने को ये 3 किलोवाट का यहाँ पर सोलर सेटअप भी है। और इस इंजन की मदद से आप देख रहे होंगे ये शाफ्ट है, पुलियाँ हैं, इसी से अपना गंडासा जो चाफ कटर है उसका यहाँ चारे की कटिंग हो जाती है। और यहीं पर उनका एक छोटा सा कोल्हू है। कितने एकड़ गन्ने का गुड़ यहाँ पर बनाते हैं? अभी जो हमारा टोटल गन्ना है उसी का हम गुड़ बना के बेचते हैं, कोई भी मिल पे कहीं देते नहीं। मैं बता दूं कि कुछ जो हैं ये संजीव जी के पुत्र हैं, और ये जो यहाँ पर जैगरी वाला जो सेक्शन है इसको वही मॉनिटर भी करते हैं, देखते भी हैं, इसकी प्रोसेस से लेकर के इसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग तक। ये हमारा 5 हॉर्स पावर का छोटा सा कोल्हू है। हम सबसे पहले खेत से सुबह गन्ना काटते हैं और फिर चारा 2 दिन का ऐसा हिसाब से करते हैं कि चारा 2 दिन चले। 1 दिन पहले गन्ना काटते हैं, फिर अगले दिन हम पूरा 2 बजे के बाद अपने कोल्हू को चलाते हैं। इसमें रस पेलते हैं, 1 से 1.5 घंटा हमें रस पेलने में लगता है, जिससे गुड़ हमारा तैयार होता है लगभग 40 किलो के आसपास। इतना हम गन्ना लाते हैं, 3 से 4 कुंटल। रस पेलने के बाद में हम बाल्टियों द्वारा यहाँ से कढ़ाई तक रस ले जाते हैं। वहाँ पे एक 200 लीटर का ड्रम रख के रस उसमें इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में जब हमारा कोल्हू बंद हो जाता है तो हम भट्टी को चालू करते हैं और फिर उस ड्रम से निकाल के रस कढ़ाई में हम अपना रस डालते हैं। जो हमारा भट्टी रस जब डलता है हमारा कढ़ाई में, जब हम भट्टी में नीचे से आग छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और इसकी अर्थव्यवस्था क्या है? अगर 1 क्विंटल गन्ना, संजीव जी, अगर आप उसे मिल पर डालने के लिए जाते हैं और 1 क्विंटल गन्ने का अगर आप गुड़ बनाकर मार्केट में बेचते हैं तो दोनों में कितना अंतर है? देखिए, 1 कुंटल गन्ना जो मिल आज खरीदता है वो 380 रुपये कुंटल खरीदता है। यानी 1 कुंटल गन्ने में अगर हम यहाँ अपने कोल्हू पे लाएंगे और उसका गुड़ बनाएंगे तो 10 से 12 किलो बनता है। वो गन्ने की रिकवरी के आधार पर होता है। माना 10 किलो भी हम पकड़ते हैं और 125 रुपये किलो हम सेल करते हैं। खाली मैं गुड़ की बात करता हूँ। शक्कर हम 130 रुपये बेचते हैं और गुड़ हम 125 बेचते हैं। तो 125 अगर हम 10 किलो गुड़ बेचते हैं तो 1250 का हमारा गुड़ हो गया। अगर इसमें हम 150 रुपया अपना डीजल का, इसकी मशीन की घिसाई का भी लगा दें तो हमारा 1 कुंटल गन्ने की कीमत 1100 रुपये आई। मतलब बिना धरने प्रदर्शन के और बिना एमएसपी की मांग किए हुए संजीव अपने 1 क्विंटल गन्ने से 1000 रुपया शुद्ध रूप से कमा लेते हैं। तो ये थोड़े से और छोटे से इनोवेशन का मसला है और ये गांव-गांव में, घर-घर में किया जा सकता है। और इस व्यवस्था और ये जो सोच है, इस सोच का नतीजा ही है उनका स्टैंड अप होना, स्टार्टअप होना। यहाँ पर आखिर में हम आपको एक इनका छोटा सा फूड फॉरेस्ट भी है, ये फूड फॉरेस्ट हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि ये उन्होंने वहाँ पर क्यों इस्टेब्लिश किया। ये वो फूड फॉरेस्ट है जहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ। संजीव हमें लेकर यहाँ पर आए हैं और ये कितने एरिया में है, इसका वो क्या उनके लिए उपयोग है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भाई साहब 2 बीघा जगह है जिसमें मेरा कोल्हू का यूनिट भी है, खोई सुखाने का भी जगह है और इसमें लगभग 35 प्रकार के फल भी लगे हुए हैं।
और इसमें हल्दी वगैरह, घर के सब्जियां। इसका मेरे पीछे हेतु ये था, आप देख रहे होंगे इसमें सागौन के पेड़ भी हैं, चंदन के भी हम लगाने वाले हैं, अभी 30 पौधे रखे हैं। लेकिन लगाने का हेतु ये था कि हम डॉक्टर के कहने पे ही फल फ्रूट खाएं या औषधि खाएं, वो तो एक मतलब जब हम किसान हैं तो अपने खेत से ही क्यों ना खाएं। और सीधी सीधी अगर मैं 2 टूक बात करूं तो ये कहूं कि मैं अपनी रसोई का जो खर्चा है, वो जो भी इनपुट उसमें लगता है, वो 85% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं अपने खेत से निकालता हूं, जो मेरी एक बहुत बड़ी, उसे भी मैं इनकम ही मानता हूँ। तो ये ऐसा करके हमने इसलिए दिया कि जो फालतू चीज़ें हैं जो हमसे बचती हैं, जो हमारे उपभोक्ता निरंतर हमारे से जुड़े हैं, तो उनको हम सेल भी कर देते हैं। जैसे कटहल है, उसका अचार बना दिया, नींबू का अचार बना दिया, तो अमरूद उनको सेल कर दिया, आड़ू उनको सेल कर दिया। तो ऐसा करके हम जो मौके पे आता है, सब्जी का अगर फालतू है तो वो भी हम दे देते हैं। तो मतलब, लेकिन इस बगीचे का हमारा व्यापार करने का टारगेट नहीं है। इसको आने वाला खाए, हम खाएं और स्वस्थ रहें और मस्त रहें, यही टारगेट लेके हमने इस पे काम किया। एक आखिरी सवाल, ये जो पूरा खेती का आपका 3 एकड़ का मॉडल है, अब आपके साथ आपके 2 बेटे भी हैं। बेटा जो है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, इसमें उसने अपनी पढ़ाई की है। कुल मिलाकर क्या आप इतने संतुष्ट हैं कि, या इतने स्टेबल अपने आप को मानते हैं कि गांव से आप अपना काम अपने इन 3 एकड़ से चला सकेंगे, या नौकरी की तरफ देखना पड़ेगा? देखिए भाई साहब, मेरा लक्ष्य ये है, और भगवान का मैं ये बहुत आभार व्यक्त करूँगा। मेरे जो 2 बेटे दिए हैं, वो दोनों बेटे ऐसे दिए हैं, अभी बड़ा बेटा तो सर्विस करता है, लेकिन उसका लक्ष्य सर्विस करना नहीं है। हमने इस 3 एकड़ से ये सारा डेवलप किया। बड़े बेटे को CS की पढ़ाई कराई, MBA किया, और आज वो नौकरी। लेकिन उस दोनों बेटों का ये टारगेट है, और खुशी की बात मैं बताऊं आपको कि हम इस खेती से ही आगे, ये हमारा जो अब तक आपने जो हमारी तरक्की देखी है, ये मैं अभी कुछ नहीं मानता। इसी खेती से अभी आपको अगर 1-2 साल बाद फिर दोबारा हम मिलेंगे, तो मैं ठीक इससे दुगनी तिगनी आपको अर्निंग करके मैं दिखा सकता हूँ। ये मैं आपको दावा दे सकता हूँ। कोल्हू तो वही रहेगा, उत्पादन उतना वही ही रहेगा। देगा। लेकिन अभी क्या है ना, हमने क्या किया है, खेत के चारों तरफ हमने केला लगा दिया है। उसकी हम प्रोसेस में कर रहे हैं, शुरुआत हो गई है वैसे, लेकिन पूरा केला जब डेवलप हो जाएगा, हम कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का केले का पाउडर बेच चुके होंगे। केले का आटा, ठीक है। तो गन्ने से ही हम उसमें, गन्ने में और हम बढ़िया, और उसमें सब्जी लगाने का बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर अभी आइडिया है, जो सुभाष पालेकर जी की देन है, और सुभाष पालेकर कृषि का एक आधार है। तो उसी के द्वारा हम जो है, मतलब, क्योंकि ये तो अनुसंधान है, और खेती का अनुसंधान कभी पूरा होने वाला है नहीं, मरते दम तक। ये अनुसंधान है, और किसान खेती एक विज्ञान है, और किसान उसका वैज्ञानिक है। यहाँ पर हमने संजीव से सुना और समझा, और हम सब लोगों ने भी जब उनके यहाँ पर खाना खाया तो रागी की रोटियाँ खाई। भोजन अपने आप बता देता है कि उसकी तासीर क्या है, वो आया कहाँ से है। तो जाहिर तौर पर उनका कहना यह है कि 85% जो घर की ज़रूरतें हैं वो उनके इस खेत से पूरा होती हैं, और इस खेत पर वो 85 तरह की फसलें उगाते हैं पूरे साल भर में। उन फसलों को वो हार्वेस्ट करते हैं, उनमें से बहुत सारी फसलों को वो प्रोसेस करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को वो पैकेजिंग करके वो बेचते हैं।